चैप्टर पढ़ा था, नाम बताओ चैप्टर का। सब पता है, चलो आ जाओ। इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा, सेबी ब्रैकेट में ICDR। फटाफट फुल फॉर्म बताओ क्या था। इश्यू ऑफ कैपिटल, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यही था। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे सेबी के ही रेगुलेशन है, लेकिन नाम देखो क्या लिखा है, इशूइंग एंड लिस्टिंग। क्या लिखा है? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इसे बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। वापस, सेबी छोटा है, सेबी ICDR के रेगुलेशन। अब जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं, सेबी NCS रेगुलेशन। पूरी बुक में इस चैप्टर में आपको दिखेगा NCS NCS NCS। जैसे हम ICDR ICDR, LODR LODR, तो सबका एक फुल फॉर्म होता है, तो NCS का फुल फॉर्म याद रहेगा, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इसके रेगुलेशंस पढ़ेंगे। ये नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी लिस्टिंग की बात हो रही है, इसकी इशू की बात हो रही है। यहाँ पर पूरे चैप्टर में ना डेट सिक्योरिटीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डेट सिक्योरिटीज। क्या होता है डेट सिक्योरिटीज, जरा बताओ मुझे। कर्ज लिया, एग्जाम्पल बताओ। डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो डेट सिक्योरिटीज की बात हो रही है। मैं डेट सिक्योरिटीज मार्केट में लेकर आ रही हूँ, इन डेट सिक्योरिटीज को इशू कर रही हूँ, इन डेट सिक्योरिटीज को क्या कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ। तो डेट सिक्योरिटीज की इशूज की बात हो रही है। इन डेट सिक्योरिटीज को क्या कर रही हूँ, लिस्ट कर रही हूँ, ताकि किसी को अगर बेचना हो तो बेचने में क्या हो जाए, आसानी। तो सेबी के NCS रेगुलेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे उन्होंने टॉपिक्स दे रखे, डेट सिक्योरिटीज पढ़ेंगे, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी, सबकी हम पूरी डेफिनेशंस देखेंगे। तो आओ सबसे पहले हम डेफिनेशन ही कवर करें, क्योंकि डेफिनेशन पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ आपको पेज नंबर 278, अब तुम्हारी बुक के हिसाब से जो भी है देख लेना, ठीक है। 268, यहाँ आपको डेफिनेशन दे रखी है। तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको क्या दिखेगी, डेट सिक्योरिटी। दूसरी डेफिनेशन इशूअर, इशूअर कौन है, कंपनी, कौन सी कंपनी इशू कर रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ठीक, अब मुझे वापस से चैप्टर का नाम बताओ, इशू लिस्टिंग। इशू लिस्टिंग किसका, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो चलो सबसे पहले इसी की डेफिनेशन देखें। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की लिस्ट में कौन कौन आता है। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की लिस्ट में आता है, सबसे पहले आता है डेट सिक्योरिटी। क्या क्या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेट सिक्योरिटी। दूसरा क्या है, नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल तो समझ में आ रहा है, जो कन्वर्ट नहीं होगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा है। पहला क्या बोला, डेट सिक्योरिटी, दूसरा क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा, लेकिन ये कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर आगे चलकर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। समझ में आया। सेकेंड, सॉरी, ये था पहला, ये था डेट सिक्योरिटीज। क्या क्या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की लिस्ट में आता है, टोटल 4 चीजें आती है। पहला डेट आता है, डेट सिक्योरिटीज। दूसरा क्या बोला, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इनके आगे चल के शॉर्टकट यूज होंगे तो समझ जाना। तीसरा क्या लिखा है, परपेचुअल, जो कि कंटिन्यू। क्या लिखा है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा है। याद करो बचपन में 11th-12th की क्लास में प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप पढ़ते थे। प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल होते हैं, जो इरिडीमेबल, इरिडीमेबल वाले तो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, क्यूमुलेटिव भी होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव। ये किसकी बात कर रहा है, नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब जिसका इकट्ठा होता नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव। परपेचुअल, हमेशा, कंटिन्यू, कंटिन्यू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये तीसरा पॉइंट है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, परपेचुअल। परपेचुअल मतलब कंटिन्यू होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, एनी अदर सिक्योरिटी, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और पांचवा जो भी बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी, जो भी आगे चलकर बोर्ड स्पेसिफाइड कर दे। टोटल कितने पॉइंट से, 5। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की हम यहाँ पे इशूइंग पढ़ेंगे, इसकी लिस्टिंग पढ़ेंगे। मतलब हम पूरे चैप्टर में इन्हीं की बस बात कर रहे हैं। किस किस की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट डेट सिक्योरिटीज, दूसरा नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, और एनी अदर जो बोर्ड स्पेसिफाई करते हैं। समझ में आ गया, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, डन। अब इन्होंने सबसे पहले डेट सिक्योरिटीज टर्म यूज किया है, तो चलो हम समझते हैं डेट सिक्योरिटीज क्या है। डेफिनेशन, डेट सिक्योरिटीज मतलब ये डेट सिक्योरिटी एक नॉन कन्वर्टेबल वाला डेट सिक्योरिटी है, जिसकी क्या होती है, एक
फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है, एक ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन में हमें आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। विच क्रिएट या फिर एक्नॉलेज, ये जो डेट सिक्योरिटी होता है ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखा रहता है कि हाँ कंपनी ने इतनी उधारी ली है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है। किसका एक्नॉलेजमेंट होता है? इंडेटनेस का, मतलब उधारी ली है। ठीक है, इस डेट सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? इस डेट सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? एक तरफ आपको डेट सिक्योरिटीज में इंक्लूड की लिस्ट है और एक तरफ क्या है बच्चा? एक्सक्लूड की लिस्ट है। डेट सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आता है? डेट सिक्योरिटीज के अंदर आता है डिबेंचर, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटी में और मे नॉट क्रिएट चार्ज और एसेट। चार्ज क्रिएट करना, एसेट क्रिएट करना, मतलब सिक्योर्ड। चार्ज क्रिएट किया है तो सिक्योर्ड है, चार्ज क्रिएट नहीं किया है तो अनसिक्योर्ड है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे उधारी ली, मैंने उधारी ली और मैंने कहा कि अगर मैं आपका उधार नहीं चुका पाऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट करूंगी। ये कंप्यूटर मैंने क्या कर दिया? चार्ज क्रिएट कर दिया। कल को नहीं पे कर पाई तो इसे बेचकर आपके पैसे को चुकाया जाएगा। तो मतलब चार्ज क्रिएट करना बोलते हैं इसे, मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना। ठीक है, तो वो सारी सिक्योरिटीज आ जाएंगी इसमें जिसमें चार्ज क्रिएट है और चाहे चार्ज क्रिएट ना है। बात समझ में आ रही है? कौन कौन एक्सक्लूड है? सिक्योरिटी रिसिप्ट यहां नहीं आती। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, कुछ सुने सुने नाम लग रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े थे। सरफाइसी एक्ट में एक रिकवरी ऑफिसर आता है पैसे रिकवर करने के लिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी सुना सुना है, आरबीआई इशू करता था। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, वो गवर्नमेंट बॉन्ड जो सेबी ने बोल रखा है। इन शॉर्ट ये सारे के सारे जो नेगेटिव लिस्ट है ना, इनके लिए अलग से प्रॉपर लॉ प्रोविजन, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग से है। सिक्योरिटी रिसिप्ट के लिए दूसरे लॉज हैं। बात समझ में आ रही है? सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए दूसरे एक्ट्स हैं। मनी मार्केट के लिए आरबीआई बैठा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए गवर्नमेंट है, सेबी बैठी है। तो जिनके लिए अलग से लॉ बने हुए हैं हम उनकी बात नहीं करें। हमारे यहाँ डेट सिक्योरिटीज का मतलब इन्हीं से है, हमारे यहाँ डेट सिक्योरिटीज का मतलब इनसे ही है। तो जहां कहीं भी डेट सिक्योरिटीज आएगी तो वो जो एक्सक्लूड वाली लिस्ट है हम उसकी बात नहीं करें। बात समझ में आई? वापस, व्हाट डू यू मीन बाय डेट सिक्योरिटीज? आपकी बुक में आ रही हो, आपकी बुक में आ रही है। ये एक नॉन कन्वर्टेबल डेट है, मतलब इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरा, इसकी एक फिक्स मैच्योरिटी है। इस डेफिनेशन में क्या क्या इन होगा? डिबेंचर होगा, बॉन्ड्स होगा, एनी अदर सिक्योरिटी जिसमें चार्ज ऑन द एसेट प्रॉपर्टी क्रिएट हो चाहे ना हो। बट एक्सक्लूड, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बता दिया। एक्सक्लूड क्या? सिक्योरिटी रिसिप्ट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, बॉन्ड इशू जो गवर्नमेंट कर रही है, और सच अदर जो भी सेबी स्पेसिफाइड करेगा। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या लिखा है? इशूअर। इशूअर कौन है? जो कंपनी इशू कर रहा है। इस चैप्टर में हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात करें तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में वो 5 बातें, जिसमें पहला डेट था और डेट की हमने डिटेलिंग पढ़ ली। कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर ये सिक्योरिटीज इशू करेंगे? नॉर्मल कंपनी इशू कर सकती है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी देखते, स्पेशल एक्ट से बनी कंपनी जैसे आपका खुद का इंस्टीट्यूट हो गया, एलआईसी, ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी, जिनका सेपरेट एक्ट बना है। ठीक है, तो जितनी भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो ऐसी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। नॉर्मल कंपनी कर सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है। तीसरा क्या? कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एलआईसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एलआईसी कंपनी, ठीक है, उस कंपनी को भी अगर ये सिक्योरिटीज इशू करना है कर सकती है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो मल्टीलेटरल लेवल में काम कर रहा है। कोई भी ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट स्पेसिफिक बताया है। ट्रस्ट मतलब जो रजिस्टर्ड है, बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी के पास। और कौन से वाली की बात हो रही है? रीट, इनवेट, पढ़ा है हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। रीट क्या काम करता था? रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का काम करता था। इनवेट क्या बोलता था? इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर ये ट्रस्ट है, ठीक है, रीट वाले ट्रस्ट है, इनवेट वाले ट्रस्ट है, इनको अगर इस टाइप की सिक्योरिटीज इशू करना है तो ये भी इशूअर है, वो इस टाइप की सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। ऑथराइज्ड होने चाहिए इस टाइप की सिक्योरिटीज इशू करने के लिए, तो ये लोग इशूअर है, इस टाइप की सिक्योरिटीज ऑथराइज्ड है तो इशू ला सकते हैं। दैट्स इट, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, अब आ जाओ, हम पढ़ रहे हैं इशू एंड लिस्टिंग एनसीएस, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। हमने सबसे पहले डेफिनेशन इसीलिए समझी ताकि हमें ये चैप्टर क्या बोल रहा है समझ में आ जाए। सबसे पहली डेफिनेशन आपको क्या दिख रही है स्क्रीन में? डेट सिक्योरिटी, समझ में आ गया। दूसरा क्या है? ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये सब जानते हो क्योंकि इससे पहले चैप्टर आईसीडीआर पढ़ चुके हो, तो काफी कुछ बेस इस पूरे चैप्टर का आईसीडीआर है। अगर आपने आईसीडीआर नहीं पढ़ा तो ये नहीं पढ़ना चाहिए,
पहले आईसीडीआर पढ़ना चाहिए, आईसीडीआर का रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद ये फटाफट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या होता है बताओ? वेरी गुड, ड्राफ्ट मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। ये एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है और ड्राफ्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस समझते हो? प्रोस्पेक्टस मतलब आपका क्या है, जब जब इशू लाएंगे तब तब आप प्रोस्पेक्टस बनाओगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है, एक बार बना दो और बार बार उसे रीयूज करो, ठीक है? तो ये बस उन्होंने ये बोला है कि ये आप कहाँ दे रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हो, बोर्ड को दे रहे हो, मतलब बोर्ड मतलब सेबी को दे रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हो ड्राफ्ट फॉर्म रिलेशन टू पब्लिक इशू। जब भी आप पब्लिक इशू करो तो ये सारी चीजें आप लेकर आते हो, ठीक? चलिए, पब्लिक इशू डेट सिक्योरिटीज का कर रहे हो या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कर रहे हो तो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट का ही पहले यूज करोगे। नेक्स्ट इश्यूअर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, लीड मैनेजर। कौन था ये लीड मैनेजर? मर्चेंट बैंकर। ये पूरा मैनेजमेंट देखता है। तो आप यहाँ पे भी तो मार्केट में डेट सिक्योरिटीज तो इश्यू कर रहे हो, तो लीड मैनेजर एक तरीके का मर्चेंट बैंकर है जो रजिस्टर्ड करता है अपने आप को, बोर्ड के पास अपॉइंट किया जाता है कंपनी के द्वारा कि भैया तुम मेरे कंपनी के मर्चेंट बैंकर हो, तुम पूरा डील करो टू मैनेज दी पब्लिक इशू ऑफ द डेट। ये पूरी बातें फिर किसी पीटी उन्होंने वही वाली बातें बताई है। बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन था ये? अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस लेकर आ रहे हो तो इसी लीड मैनेजर का नाम क्या हो जाता? बुक रनर हो जाता था, जो बुक रनिंग में काम करवाता था। फिर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी समझ में आ गया। क्या लिखा है, ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब क्या हो गया, अब फाइनल हो चुका है। फिर क्या लिखा है, क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट बताओ? सिलेक्टेड लोगों को हम इनवाइट करते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं डेट सिक्योरिटीज के लिए भी हमने सिलेक्टेड लोगों को बोला। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जनता के पास जाओ या तो सिलेक्टेड लोगों के पास जाओ। जैसे हम इससे पहले वाले चैप्टर में आईपीओ पढ़ रहे थे, या तो जनता से ले लो पैसे या तो सिलेक्टेड लोगों के पास जाओ। तो डेट सिक्योरिटीज में भी सिलेक्टेड लोगों के पास जा सकते हो। इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। बाकी उन्होंने ये बोला कि भाई हम अदर देन पब्लिक ऑफर की बात करें। डन। चलिए, पब्लिक इश्यू मतलब क्या, जनता के पास आ रहे हो, अदर देन प्रमोटर्स होते हैं, उन्होंने बोल दिया वही पब्लिक, ठीक है, जो इन नॉट इन द नेचर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिक्योर डेट सिक्योरिटीज क्या होगा? कुछ ना कुछ गिरवी होगा, कुछ ना कुछ मॉर्गेज में रखा होगा। क्रिएशन ऑफ दी चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज टेक्निकली बोला जाता है, सिंपल लैंग्वेज में कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, ठीक है? कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई एसेट चार्ज क्रिएट करके रखा है, दैट वाज सिक्योर्ड। 10 ये है इंपॉर्टेंट, कुछ नया है आपके लिए। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, पहले तो ये बात समझ में आ गई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? बुक प्रोवाइडर। अगर मेरी कंपनी एनएससी लेकर आ रही है, एनएससी क्या है? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। यहाँ एनएससी एनएससी बोलूंगी, नॉन एनसीएस, सॉरी यार, सॉरी एनसीएस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अगर मैं इशू कर रही हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं पब्लिक के रूट से जाऊं या तो मैं प्राइवेट। अगर मैंने रूट सेलेक्ट किया प्राइवेट, अगर मैंने रूट सेलेक्ट किया कौन सा, प्राइवेट, तो इसके लिए एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। आपके सामने दो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने ही अपना एक एक्सटेंडेड फॉर्म बनाया है। ये एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। इन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है। ये डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, आपके कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट वाली जो भी सिक्योरिटीज के काम होंगे उससे इजी फॉर्म में, स्मूथली फॉर्म में ये कंडक्ट करवाएगा। पब्लिक करना है तो भैया बॉम्बे नेशनल में ही करो, लेकिन प्राइवेट करना है तो इन्होंने अपना एक खुद का एक डिपार्टमेंट दे रखा है जो ये काम करेगा। रीड कर रही हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन किसके लिए, फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। किसके लिए, यही नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय दी। ये कौन प्रोवाइड करता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता है। कौन है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यही बॉम्बे, यही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देते हैं आपको, और रिकॉग्नाइज्ड डिपॉजिट परस्यूट टू ऑब्टेनिंग अप्रूवल। लेकिन हाँ, पहले सेबी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तब ये सारे काम आप करोगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट इजिली हो जाए उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बस तैयार किया गया। ये नए नए कंसेप्ट आए हैं, बात समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन्होंने बोला ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो जाएंगे, नॉट इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स जो कन्वर्ट हो जाएंगे, वही वाली बात बोली उन्होंने। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, इन्होंने कहा कि भाई आरबीआई की जो गाइडलाइन दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग होगा। कुछ दिया नहीं है, रेफर कर दिया, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कवर होनी चाहिए।
परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सेम आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आरबीआई की गाइडलाइन दे रखी है, उसमें पूरी इनकी डिटेल में डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ डेफिनेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का? पूरी डेफिनेशन पढ़ लिया? आओ स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेबी के सबसे पहले क्या लिखा है? सेबी के कौन से रेगुलेशंस पढ़ेंगे? एनसीएस रेगुलेशन 2021 एकदम फ्रेश आया है। 2021 बहुत ज्यादा पुराना है क्या? नहीं, 2021 एक्चुअल में दो पुराने चलते थे, दो पुरानों का मर्जर किया गया। कौन कौन से पुराने चलते थे नाम बता दूं, यही आपके इंट्रोडक्शन में दिखेंगे। सेबी इशू लिस्टिंग, लेकिन क्या? डेट सिक्योरिटी 2008। पुराने कुछ रेगुलेशंस चलते थे। पहला रेगुलेशन पुराना क्या बोला? डेट सिक्योरिटीज का चलता था। नेक्स्ट क्या है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ईयर क्या था? 2013। एक 2008 वाला चलता था और एक 2013 चलता था, इन दोनों को मर्ज कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज। याद करो हमने से एक और पहले चैप्टर पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन था, बेनिफिट्स वाला था, और एक क्या था? सर्टिफिकेट। इन दोनों को मर्ज कर दिया था। सेम इनके साथ भी यही कहानी हुई है। पुराने दो चलते थे, पहला कौन सा चलता था? इन्होंने कहा डेट सिक्योरिटीज का अलग चलता था। वापस अभी मैंने जब डेफिनेशन पढ़ाई तो डेफिनेशन में मैंने डेट सिक्योरिटीज की पढ़ाई, ठीक है? तो डेट सिक्योरिटी के अलग रेगुलेशन चलते थे 2008 वाले। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के रेगुलेशन अलग चलते थे 2013 वाले। इन दोनों को मर्ज कर दिया मई 2021 में, मर्ज कर दी कहानी, और मर्ज कर कर ये नया बना जो ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसलिए पुराने सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं थी, जो था पुराना था, पुराने चलते थे। नए सिलेबस में आपको ये इनकी इन्होंने और बोला है कि इशू लिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। इस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में दोनों की बात हो रही है, डेट सिक्योरिटीज की भी बात हो रही है और वही रिडीमेबल, मतलब इसकी भी बात हो रही है और इसकी भी बात हो रही है। बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये पूरे इंट्रोडक्शन में इन्होंने यही सारी कहानी बताई है। वापस आते रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, उन्होंने बोला हम नया वाला पढ़ने वाले, हम ओल्ड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ओल्ड की बस हिस्ट्री जरूर बता दी है कि पुराने दो जो पुराने लॉ थे उनको हमने रेगुलेट को मर्ज करके एक नया बनाया। चलिए, कंपनीज एक्ट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। सेबी के कौन से रेगुलेशन पढ़ेंगे? एलओडीआर के और सेबी के आईसीडीआर। सेबी के बीच बीच में क्या आएंगे? ऑपरेशनल, काम करते वक्त कुछ कुछ सर्कुलर पास करती रहती है सेबी, ठीक है? और आरबीआई भी अपनी गाइडलाइंस, ठीक? डेट मार्केट आएगा तो आरबीआई आएगी, उधार लेने देने का काम होगा तो आरबीआई आएगी। तो आरबीआई, सेबी, ये सारे रूल्स रेगुलेशन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है? आ जाओ, इंट्रोडक्शन में जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है उसको मैंने एकदम क्रिस्प कर दिया है। और रीड करें। इंडिया रिक्वायर्स स्ट्रांग, अगर इंडिया को स्ट्रांग होना है ना तो उसे इक्विटी के भी मार्केट में स्ट्रांग होना पड़ेगा और बॉन्ड मार्केट में, तब जाके हमारी क्या करेगी? इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपके लंबे से मोटे से पैराग्राफ को बस मैंने सिंपल वर्जन में लिख दिया है, पूरा पैराग्राफ की समरी है ये। अगर हमारे देश को ग्रो करना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो हमें इक्विटी में भी काम करना है बच्चा, बॉन्ड मार्केट में भी काम करना है। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट कंपनीज, गवर्नमेंट, दोनों के दोनों क्या करते हैं? डिबेंचर यूज करते हैं अगर उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी डिबेंचर इशू करेगा, सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो भी इशू करता है बॉन्ड। आपने सुना होगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स चलते, टैक्स वगैरह भी बहुत कम लगता है, ठीक है? तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स आपने सुना होगा, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम ने अपने बॉन्ड इशू कर दिए। तो यस, सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार सबसे ज्यादा यूज करेगी। अगर आपसे कभी पूछा जाए इन जनरल सेंस में कि भाई कंपनीज, कॉर्पोरेट ज्यादा यूज करती है इन बॉन्ड को या फिर सरकार, सरकार सबसे ज्यादा यूज करती है, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा यूज करती है, ठीक है? तो अगर हमारी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो दोनों जरूरी है, इक्विटी भी जरूरी है और बच्चा बॉन्ड भी जरूरी है। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट दोनों यूज करते हैं इसे। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है गेन इंपॉर्टेंस ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस। तुम खुद देखो, बैंक से जाओ लोन लेने, कितने कंप्लाइंसेस, कितने रूल्स रेगुलेशन, कितना माथा पच्ची, पूरा सैंक्शन भी नहीं होता। मुझे अगर 4,000 करोड़ लोन की जरूरत है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो पूरे 4,000 करोड़ दे देंगे? 60% देंगे, 50% देंगे, 40% देंगे? वो आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट देखकर डिसाइड करेंगे नहीं भाई हमें तो नहीं लग रहा तुम इतना पैसा रिटर्न कर पाओगे, हम इतना पैसा नहीं देंगे, कम देंगे। तो क्योंकि बैंक में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, इसलिए धीरे धीरे आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। कंपनीज को अगर लोन लेना है ना तो इनसे नहीं लेगी, जनता से लेगी। तो वो क्या इशू करती है? बॉन्ड इशू करती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि भैया बैंकिंग सेक्टर क्या है, वो ज्यादा परेशानी हमें दे रहे हैं,
ठीक। कंपनी इशू करता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में क्या मिलती है आपको, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, आपको क्या मिलती है, डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है। ये आपके पूरे जो मोटे से पैराग्राफ इन सब में लिखा है उसका कंक्लूजन है। प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसीडर सेफर एंड क्या लिखा है, अपीलिंग टू इंस्टीट्यूशन। इन्होंने कहा ये सेफ होता है, जनरली इंस्टीट्यूट इन्हीं को प्रेफर करते हैं क्योंकि क्या मिल रहा है, डिविडेंड की प्रायोरिटी मिल रही है। ठीक, चले। सेबी रेगुलेट करता है इशू लिस्टिंग ऑफ डेट और प्रेफरेंस दोनों। पुराना वाला क्या था, अभी मैंने जब आपको पुराना लॉज बताए तो पुराने लॉज में बताया कि डेट के लिए अलग था और रिडीमेबल वाला था ना, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग था। तो गवर्नमेंट ने, सेबी ने सॉरी, रूल्स रेगुलेशन इसके लिए बनाए। सेबी ने प्रपोज किया है कि भाई मर्जर कर लो। किसका मर्जर कर लो, डेट और प्रेफरेंस दोनों का। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले वो मर्जर वाला फॉर्म पढ़ने वाले। पहले सेबी ने दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट बनाए थे, अब मर्ज कर कर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आया, तो ये पूरे पैराग्राफ क्या बोलो, पैराग्राफ अगर रीड करने की इच्छा है तो कर लेना, नहीं समझ में आता तो पूछ लेना, अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है, मैंने सबरी बता दी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये समझ में आ गया, दो पुराने रेगुलेशन का मर्जर हुआ। इन्होंने कहा कि भाई जब हमने मर्जर किया ना तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, बहुत सारे क्या किए, अमेंडमेंट्स। आ जाइए, वेरियस चेंजेस। सबसे पहले हमने अमेंड क्या किया, कंपनीज एक्ट में हमने चेंजेस करे। ठीक है, रिपील किया, हमने हटा दिया। कौन सा हटा दिया, आईसीडीआर रिक्वायरमेंट्स। आईसीडीआर रिक्वायरमेंट्स एक्चुअल में आईसीडीआर आप जो पढ़ के आए हो, कौन सा पढ़ के आए हो, 2018 पढ़ के आए हो। उसके भी पास की बात करें तो एक पुराना 2009 हुआ करता था, उसमें सबकी बात होती थी। धीरे 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 लॉ जितना बढ़ता जा रहा है ना, सबके लिए ना सेपरेट 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 सेक्शंस बनते जा रहे हैं। पहले एक ही में सबकी खिचड़ी पकती थी, तो ये भी चेंज हुआ। 2018 आईसीडीआर आप पढ़कर आए हो। डिबेंचर ट्रस्टी के रोल को बहुत ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना तो एक ट्रस्टी को रखना बहुत जरूरी है। ट्रस्टी नजर रखता है कि कंपनी ने जो डिबेंचर होल्डर से जो पैसा रख लिया है ना उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो रहा, तो ट्रस्टी का बहुत मेन रोल है। इन्होंने इस लॉ में उसका रोल थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि डिबेंचर के होल्डर का फेवर हो सके। ठीक है, इशू किए बहुत सारे सर्कुलर्स। ठीक, इशू किए इनफॉर्मल गाइडेंस, इंटरप्रिटेटिव लेटर, ये कुछ सुने सुने टर्म्स है, क्या थे ये बताओ जरा। सेबी के, वेरी गुड, स्कोर्स हमने पढ़ा था। इनफॉर्मल तरीके से सेबी आपको हेल्प करती थी, इनफॉर्मल गाइडेंस दे रही है, अगर इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रही है तो आपको इजी करके दे रही है। तो ये सारी चीजें इन्होंने अभी आपको बस क्या बताया है कि हमने बहुत सारे ओवर द पीरियड चेंजेस करे। क्या क्या चेंजेस करे, कंपनीज एक्ट में चेंज किया, सेबी के आईसीडीआर में चेंज किया, डिबेंचर ट्रस्टी के काम में चेंजेस किए हमने। हम बीच बीच में बहुत सर्कुलर देते रहते हैं, और गाइडलाइंस और इंटरप्रिटेटिव लेटर तो ऊपर से है ही आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, सेबी ने क्यों मर्ज किया, ये रीजंस है। जो दो पुराने लॉ थे, रेगुलेशंस थे, उनको मर्ज करने की नौबत क्यों आई, रीजंस बता रहे, ताकि हम क्या कर सके, चीजों को सिंपल कर सके, आइडेंटिफाई करें क्या, पॉलिसी चेंजेस। हम कुछ चेंजेस करना चाहते थे, उस चेंजेस के लिए बहुत जरूरी था कि मार्केट में दोनों का मर्ज फॉर्म आए। इसीलिए सेपरेट चैप्टर टाइप ऑफ इश्यूज, इन्होंने बोला दोनों सेपरेट। मैं डेट सिक्योरिटी इशू कर सकती हूँ, जनता को भी कर सकती हूँ, पब्लिक को भी कर सकती हूँ, और किसको कर सकती हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट। हम चाहते थे कि इनको अलग अलग सेपरेट करें, पुराने लॉ में ये सारी चीजें नहीं थी। टू अलाइन द रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द कंपनीज रूल्स, हम चाहते हैं कि जो भी लॉ बनता है ना वो रूल्स के साथ ना अलाइन हो, मतलब सिमिलर हो। कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, सेबी के रेगुलेशंस कुछ और बोल रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक लाइन में होने चाहिए, जो कंपनीज एक्ट बोल रहा है वही सेबी बोले, जो सेबी बोल रहा है वही कंपनीज एक्ट। तो दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, रेगुलेशन और जो कंपनीज के रूल्स है इनको हमने इसीलिए अमेंड किया कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन में पैरेलली चीजों को काम कर सके। नेक्स्ट, मर्ज किया है ऑल दी एग्जिस्टिंग सर्कुलर्स को, सिंगल ऑपरेशनल। अलग अलग लॉ में अलग अलग सर्कुलर आते थे, हमने कहा भाई एक जगह आ जाएंगे, एक ही जगह से कंप्लाई हो। तो क्यों हमें मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, ये उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बताए अपने। ठीक, चलिए न्यू जो ये एनसीएस रेगुलेशन आए हैं किस किस में लगेंगे। पहला पॉइंट किस में लगेगा, डेट सिक्योरिटीज में। दूसरा, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अभी डेफिनेशन पढ़कर आए। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स। ये 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक पे ये पूरे न्यू रेगुलेशंस लगे। अगर आपकी कंपनी इसमें से कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है तो आपको इस रेगुलेशन से गुजरना पड़ेगा। क्लियर है, आओ अभी इधर की कहानी, डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। एप्लीकेबिलिटी, किस पे एप्लीकेबल है, सब नाम सुने सुने लगेंगे। ये कौन सा रेगुलेशन है, अभी रेगुलेशन का नाम बताया, सेबी, क्या लिखूं, NCS,
रेगुलेशन कौन से ईयर के थे? 2021। ये देखो ये क्या लिखा है, इशू इन लिस्टिंग डेट सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओल्ड था, पुराना था, इन्होंने कहा वही पुराना वाला। इशू इन लिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल, अगर आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से कर रहे हो, सेम ये सारी चीजें सेम यही कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, प्राइवेटली कर रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो, कमर्शियल पेपर जो आरबीआई ने दिया। इन शॉर्ट वापस आओ, कमर्शियल पेपर ना आरबीआई का रूल आता है, ठीक। हम ये पढ़िए न्यू रेगुलेशन किस पे लगेंगे, डेट सिक्योरिटीज में लगेंगे, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, ठीक है, परपेचुअल, कमर्शियल पेपर, इनके ना बस इन्होंने क्या दे दिए, रेगुलेशंस के नाम दे दिए। सेम वही एप्लीकेबिलिटी, वो भी एप्लीकेबिलिटी है, ये भी वो सिंपल वर्जन में आपको दे रखा है, और ये इन्होंने रेगुलेशन के नाम के साथ। जैसे ये देखो, ये कमर्शियल पेपर का दिख रहा है आपको, जो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। ये नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बाय वे ऑफ पब्लिक इशू, ये क्या बोल रहा है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू, लेकिन कैसे, प्राइवेट प्लेसमेंट से। और ये एनसीएस में सारी चीजें कवर है, ठीक। चलो अब यहां से है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से मेन चैप्टर चालू होता है। हमेशा रेगुलेशन नंबर 1, कोई भी रेगुलेशन चालू करो, रेगुलेशन नंबर 1 आपको क्या बताता है, नाम बताता है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 2 क्या बताता है, डेफिनेशंस बताता है। रेगुलेशन का नाम क्या है, 1 बताता है, 2 आपको बताता है डेफिनेशन, ठीक है। 3 आपको क्या बता रहा है, 3 आपको क्या बता रहा है, 3 आपको क्या बता रहा है, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाओ 4 भी क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, 3 भी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी बताता है, और रेगुलेशन 4 भी। अब थोड़ा समझो, रेगुलेशन नंबर 3 जो आपको बता रहा है, रेगुलेशन नंबर 3 जो आपको बता रहा है, ये आपको जो एप्लीकेबिलिटी बता रहा है, ये पूरे एक्ट की, पूरे रेगुलेशंस की बता रहा है। पूरा रेगुलेशन किस किस में लगेगा, ये जनरल है, ये जनरल है, और ये स्पेसिफिक है। वापस वापस वापस, ये पूरे के पूरे रेगुलेशन इन जनरल किस में लगेगा, नाम बता दिया। 4 भी बोलता है मैं भी एप्लीकेबिलिटी बताता हूं, लेकिन मैं स्पेसिफिक चैप्टर 2 की बात बता रहा हूं। चैप्टर 2 ये पूरा एक रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन में टोटल रेगुलेशन नंबर्स होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये अभी स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, चैप्टर 2। जनरल कंडीशन पढ़ रहे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे, किसके, चैप्टर 2 की बात करें। चैप्टर 2 किस किस में एप्लीकेबल होगा वो ये बता रहे। 3, 4, 5, 6 किस में एप्लीकेबल होगा, 1 से जितने भी 2, 4, 5 है, ये किस पे एप्लीकेबल होंगे, ये इन जनरल सारे चैप्टर्स की बात कर रहा है, सारे चैप्टर्स। और ये स्पेसिफिक किसकी बात कर रहा है, कि चैप्टर 2 वाले जो कंप्लायंसेस है वो किसको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है, आ जाओ स्टार्ट करें। ये जो चैप्टर 2 है ये एप्लीकेबल है, ध्यान देना। डेट सिक्योरिटीज, डेफिनेशन में पढ़ा है, डेट सिक्योरिटी क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई भी कंपनी इशू करती है, क्या इशू करती है, या तो डेट या तो ये वाले नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय वे ऑफ पब्लिक, जनता को दिया। अगर मेरी कंपनी या तो डेट या तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, किसको इशू करती है, जनता को, या फिर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करती है प्राइवेटली प्लेस, तो चैप्टर 2 लगेगा। तो आपको अपने डायरेक्टर से पूछना है किस टाइप की सिक्योरिटीज इशू करनी है। अगर उन्होंने ये सिक्योरिटीज की बात करी तो ये चैप्टर 2 के ही सारे रेगुलेशंस फॉलो करने, इसके अलावा बाकी सारे भी तो करने हैं। क्लियर है, चलिए जो भी ये करेगा उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, जो भी कंपनी इशू करेगा कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। इशूअर ऑफर द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी शैल सेटिस्फाइड द कंडीशन, क्या कंडीशन, डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या लिखा है, आपको क्या करना है, ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोर्ड को देना, मतलब सेबी को देना है, स्टॉक एक्सचेंज को देना है। ऑफर डॉक्यूमेंट ऊपर ड्राफ्ट लिखा था, नीचे ऑफर है, बोर्ड को देना है, सेबी को देना है। समझ में आ रहा है, कंप्लीट हो गया। वापस वापस वापस, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्राफ्ट दो, दूसरा क्या बोल रहा है, कंप्लीट वर्जन दो, हम ऐसे भी तो देते ही थे। तीसरा क्या बोल रहा है, आरओसी को याद करो, हमने आईसीडीआर में क्या पढ़ा था, आईसीडीआर याद दिलाओ मुझे। आरओसी को तो देना है, लेकिन उससे 30 दिन पहले सेबी को दो। सेबी को जो देते हैं हम ड्राफ्ट देते हैं, वो कुछ ऑब्जर्वेशन देखकर उसे कंप्लीट करवाता है, तो सेबी को 2 जाते हैं, एक ड्राफ्ट, दूसरा कंप्लीट हो गया वो भी दे दो, और फिर कंप्लीट किसको दे दो, आरओसी को। यही बात जब इन्होंने बस अच्छे तरीके से शिद्दत से लिख दी है, सेम वही है। चलो एलिजिबिलिटी इशूअर, आईसीटीआर पूरा पढ़ चुके हो, सब समझ में आएगा। क्या कुछ याद आ रहा है, डिबार्ड बाय दी सेबी,
कुछ जनरल एलिजिबिलिटी पढ़ी थी हमने। इन्होंने बोल दिया मेरी इश्योर कंपनी है, मुझे ये डेट सिक्योरिटीज लाना है, मुझे डेट सिक्योरिटीज लाना है। अगर मुझे डेट सिक्योरिटीज लाना है तो सबसे पहले बीइंग अ सीएस आपको क्या देखना है, कंपनी, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का ग्रुप और डायरेक्टर। सेलिंग है ना, वहां सेलिंग था, यहाँ सेलिंग नहीं है, ठीक है। अगर सेबी द्वारा डिबार्ड है तो आप इनएलिजिबल हो, ठीक है। फिर क्या है, अनदर कंपनी, वेरी गुड, प्रमोटर डायरेक्टर, ठीक है। प्रमोटर डायरेक्टर अनदर कंपनी का भी है, उस अनदर कंपनी को डिबार्ड कर रखा तो आपकी कंपनी नहीं लेकर आ पाएगी। रिपीट है। नेक्स्ट, आपकी कंपनी, आपका प्रमोटर या डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, सेम है। डी वाला चेंज है, डी वाले ने अनदर कंपनी का भी विलफुल डिफॉल्टर, ये बात वहां नहीं थी। डिबार्ड के 2 पॉइंट्स थे और विलफुल डिफॉल्टर का एक था, इन्होंने विलफुल डिफॉल्टर के 2 बात कर दी। मतलब ये तो समझ में आ गया, सी सेम है। इन्होंने बोल दिया अगर प्रमोटर होल टाइम डायरेक्टर ऑफ इश्यूअर इस अनदर कंपनी का भी है और उस अनदर कंपनी में वो विलफुल डिफॉल्टर है तो यहां पर भी वो हो जाएगा। ये वाला पॉइंट एक नया है जो वहां नहीं था, बाकी सेम है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर सेम। फाइन पेनल्टी ये एक अलग आया है, कोई भी फाइन पेनल्टी लगाया गया है, किसने लगाया है, आपकी कंपनी को, सेबी ने लगाया है। स्टॉक एक्सचेंज लगाया है, पेंडिंग टू बी पेड लगाया था और अभी पे नहीं किया है, पे करते तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पेंडिंग है, पेमेंट बची है। बाय द इश्यूअर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, जब आप ड्राफ्ट फाइलिंग सॉरी ऑफर डॉक्यूमेंट जब फाइल कर रहे हो उस टाइम पे अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी तो आप इनएलिजिबल हो। टोटल कितने पॉइंट्स है, 6। पहला बताओ क्या है, डिबार्ड बाय द सेबी, से याद आ जाएगा, अनदर कंपनी डिबार्ड बाय द सेबी, विलफुल डिफॉल्टर, अनदर कंपनी विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और पेनल्टी फाइन पेंडिंग है। पे कर दिया ना जब फाइल कर रहे थे तो कोई टेंशन नहीं है, आप एलिजिबल हो। पे नहीं किया तो आप इनएलिजिबल हो। अभी हमने इनएलिजिबल की पूरी लिस्ट पढ़ी, समझ में आ गया। चलो, हाउएवर उन्होंने कहा जो बी और डी पॉइंट था, जरा देखो बी और डी कौन सा पॉइंट था, बी बी बी, अनदर कंपनी, अनदर कंपनी। ये जो अनदर अनदर वाली कंपनी है ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी इन केस पर्सन हु हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ओनली बाय वर्च्यू ऑफ, क्या लिखा है, क्या होता है ये, नॉमिनेशन बाय डिबेंचर ट्रस्टी। सबसे पहले डिबेंचर ट्रस्टी, वेरी गुड। डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में आता है, उनके हित के लिए आता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी हमने अपॉइंट किया। अब इस डिबेंचर ट्रस्टी ने ना खुद से नॉमिनेट किया था किसी डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर, नॉमिनेटिंग डायरेक्टर बोलेंगे, नॉमिनेट किया था डिबेंचर ट्रस्टी ने। अब जो ये डायरेक्टर उसने नॉमिनेट किया था वो कहीं से डिफॉल्टर निकलता है, तो उसने बोला कि भाई कंपनी ने तो अपॉइंट नहीं किया था ना, वापस, क्या कंपनी ने खुद अपॉइंट किया, डिबेंचर ट्रस्टी ने रिकमेंड किया था, उसने नॉमिनेट किया, इसलिए हमें रखना पड़ गया। अब क्योंकि उसने नॉमिनेट किया हमें वो लॉ फॉलो करना पड़ा। अब तुम कह रहे हो कि भैया तुम डिबार्ड हो जाओगे, तुम्हारी कंपनी को हम नहीं करने देंगे क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर है, तो ऐसे केस में कंपनी को अलाउड है डेट सिक्योरिटी इशू कर सकती है। बस ध्यान रखना वो जो डायरेक्टर है किसने अपॉइंट किया हो, डिबेंचर ट्रस्टी ने। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा उन्होंने एक और बात बोली, क्या बोली, ए और बी, ए बी क्या था, सेबी द्वारा डिबार्ड, ये रिपीट है, वहां क्या पढ़ा था आईसीडीआर में, अगर सेबी ने डिबार्ड किया था और वो टाइम अब खत्म हो चुका है डिबार्ड का, नॉट एप्लीकेबल, डिबार्ड क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जब सेबी के पास दे रहे हो, ये तो पूरा रिपीट है, ठीक है। सी और डी बताओ कौन सा है, विलफुल डिफॉल्टर, अनदर विलफुल डिफॉल्टर, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, सेलेक्टेड लोगों को। इन्होंने कहा भाई विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर, अगर आपके डायरेक्टर प्रमोटर ऐसा विलफुल डिफॉल्टर है, आप तो जनता के लिए ला नहीं रहे हो, किसके लिए ला रहे हो, प्राइवेटली सेलेक्टेड लोगों को। तो सेलेक्टेड लोगों को तो पता होना चाहिए, वो तो वैसे ही होशियार चल रहे हैं, तो भाई इनके लिए हम नहीं आपको डिबार्ड इनएलिजिबल नहीं मानेंगे, आप एलिजिबल हो। वापस वापस वापस, टोटल हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, 6 पॉइंट पढ़े। पहला डिबार्ड, डिबार्ड, विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और पेनल्टी और फाइन। क्या ले रहे हैं, पहला उन्होंने क्या बोल दिया, कौन सी वाली बात बोली, बी और डी, अनदर अनदर। अगर ये अनदर कंपनी में कहीं थे और भैया ट्रस्टी ने नॉमिनेट किया था तो कंपनी आपकी गलती नहीं है, आप एलिजिबल हो। समझ में आ गया। फिर उन्होंने बोला सेबी ने डिबार्ड किया था, ये टाइम खत्म हो चुका है, फाइल करते हुए आप ठीक हो चुके हो, तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। लास्ट वाला पॉइंट क्या था, विलफुल डिफॉल्टर वाला था,
चाहे मेन कंपनी हो चाहे वो अनदर, इसको लेके उन्होंने क्या बोला, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो ना, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आया? हमारी कंपनी का, हमारी कंपनी आईटेक्स कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया, ठीक है। अब जब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया तो मिस्टर ए डायरेक्टर को यहाँ अपॉइंट किया। ये जो मिस्टर ए डायरेक्टर था वो इस कंपनी में नहीं, अनदर कंपनी में विलफुल डिफॉल्टर था। ट्रस्टी ने इस बंदे को जो अपॉइंट किया वो अनदर कंपनी में डिफॉल्टर था, और इसने यहाँ अपॉइंट किया, तो हमारी कंपनी की कोई गलती नहीं है। समझ में आया? पक्का? चलो, यहां तक चीजें क्लियर है? इश्यूअर नॉट मेक पब्लिक इशू, पब्लिक इशू लाने हम बिल्कुल नहीं देंगे अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है। किसमें? इंटरेस्ट पे नहीं किया, प्रिंसिपल पे नहीं किया, ठीक है। द अमाउंट रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आपने इससे पहले इशू करी थी, दोबारा करने जा रहे हो, इनका आपने पेमेंट नहीं किया, प्रिंसिपल का आपने इंटरेस्ट नहीं चुकाया फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 महीने से, भाई नहीं चुकाया, बहुत ही नालायक कंपनी आपकी। इनका चुकाया नहीं और लेने आ रहे हो, नहीं लेने देंगे। समझ में आया? चल क्या रहा है, हमने यहाँ से एलिजिबिलिटी पढ़ना चालू कर दी, कौन कौन एलिजिबल होगा कौन कौन नहीं होगा, तो ये पूरी नेगेटिव लिस्ट देके उन्होंने बता दिया ये लोग एलिजिबल नहीं है। याद रहेगा? पक्का? अनदर कंपनी की तो बात हो रही है। रुको वापस आते, रुको रुको। रिस्ट्रिक्शन जो भी अमेंडेड है बी और डी अब शेल नॉट बी एप्लीकेबल, नहीं एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ पर्सन हु हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है आपकी कंपनी में ओनली बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय द डिबेंचर ट्रस्टी इन दी अदर कंपनी। ये कह रहा है कि आप जो ये डायरेक्टर अपॉइंट करके लाए ना, वो अनदर कंपनी में विलफुल डिफॉल्टर है। वापस, वो अनदर कंपनी में विलफुल डिफॉल्टर है, इस कंपनी में नहीं है वो डिफॉल्टर, दूसरी कंपनी में डिफॉल्टर था, आपने यहाँ किया अपॉइंट, ठीक है। किसी और का डिबेंचर ट्रस्टी यहाँ नहीं अपॉइंट कर सकता, हमारा ही ट्रस्टी यही अपॉइंट करेगा दूसरे डायरेक्टर को जो कहीं और डिफॉल्टर है, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ कंपनी आप एलिजिबल, यही डिफॉल्टर तो आप नहीं हो एलिजिबल, ठीक है। चलिए, 6 महीने आपका जो डिफॉल्ट है इंटरेस्ट का और पेमेंट का अमाउंट रिस्पेक्ट ऑफ आपको जो देना था, ये जो ड्यूरेशन है आपने कब से पे नहीं किया है, 6 महीने से पे नहीं किया फॉर द पीरियड मोर देन 6 मंथ, पिछले 6 महीने से आप डिफॉल्टर हो। किस किस का डिफॉल्ट है? या तो इंटरेस्ट नहीं चुकाया या तो प्रिंसिपल, दोनों में से कुछ भी नहीं चुकाया ना, दोनों के बीच में क्या लिखा है? और लिखा है। हमने पूरा का पूरा प्रिंसिपल चुका दिया, करोड़ों हमने चुका दिया, लेकिन कुछ लाख बचे थे, तो भी आप डिफॉल्टर के लिस्ट में आओगे। क्लियर है? और मतलब दोनों में से कोई भी एक। कम है तो अलाउड है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 2 महीने ही अभी पुराना है तो हम कह रहे कर देंगे, 6 महीने या उससे ज्यादा हो गया तो फिर मुश्किल है, ठीक। अब घिसी पिटी बातें सब हेडिंग हेडिंग से आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आईसीडीआर पढ़ चुके हो। इन प्रिंसिपल अप्रूवल से क्या क्लिक होता है? जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है अप्रूवल ले लो, एक में करना चाहते हो एक से ज्यादा, जहां करना चाहते हो एप्लीकेशन दे दो, करवा लो अपने आप को लिस्ट, ठीक है। डिपॉजिटरी से क्या क्लिक हो रहा है? अग्रीमेंट करना पड़ेगा, अग्रीमेंट में क्या बोलोगे? हमारी सारी डेट सिक्योरिटीज को क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का सिंपल मतलब अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट विद दी डिपॉजिटरी फॉर दी डीमटेरियलाइजेशन। समझ में आ गया? घिसी पिटी बातें हैं सब, चिल्लर चिल्लर बातें। डिबेंचर ट्रस्टी, आईटेक्स कंपनी इशू कर रही है, आईटेक्स कंपनी क्या करेगा? अपॉइंट करेगा डिबेंचर ट्रस्टी। अगर डेट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है कंपलसरी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है? चिल्लर चिल्लर हेडिंग चल रही है। अब रजिस्ट्रार टू एनी इशू क्या क्लिक हो रहा है? बैंक ही होते हैं, कंपनी, कंपनी ने अपना खुद का एक रजिस्ट्रार टू एनी इशू रखा है, ठीक है। इश्यूअर शेल अपॉइंट, इश्यूअर क्या करेगा? अपनी कंपनी के अंदर रजिस्टर टू एन इश्यू अपॉइंट करेगा, जो पूरे मेंबर्स के रजिस्टर को मेंटेन कर रहा है कि कंपनी का कौन कौन शेयर होल्डर है। लेकिन कंपनी क्योंकि लिस्टेड है, डेली अप डाउन होते रहते हैं शेयर में, तो ये क्या करेगा? डिपॉजिटरीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा रजिस्टर मेंटेन करने में, क्योंकि भैया नहीं तो उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा। तो कंपनी अपॉइंट करेगी रजिस्टर टू इश्यू को। ये रजिस्टर टू इश्यू वो होना चाहिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो, बिना रजिस्टर तो वो करेगा नहीं। विच हैज स्टैब्लिश कनेक्टिविटी, उसे अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी सारे डिपॉजिटरी से, जिससे हमारी कंपनी ने अग्रीमेंट कर रखा डीमैट। अब भैया 2 ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, इनके साथ कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। हाउएवर इफ इशूअर इटसेल्फ इज अ रजिस्ट्रार टू एन इशू, पहले बताओ, पहले की 2 लाइन समझ में आई? तभी आगे बढ़ोगी। वापस, कंपनी अपना खुद का एक रजिस्ट्रार टू इशू अपॉइंट कर लो, डन। और इस रजिस्ट्रार को क्या करना है? डिपॉजिट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। क्यों कोऑर्डिनेट करना है?
क्योंकि मेंबर बदलता जाएगा, रजिस्टर में दिक्कत आएगी, तो कोऑर्डिनेट करके सही मेंबर का नाम लिख दो। क्या लग रहा है? रीड कर रही हूँ, क्या लिखा है? इशूअर, इशू करने वाला, खुद ही क्या है? रजिस्ट्रार टू इशू एक कंपनी है, इस कंपनी को डेट सिक्योरिटी इशू करनी है भाई। अगर ये खुद के लिए डेट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है तो क्या? इन केस इशूअर इटसेल्फ रजिस्टर टू इशू, इट शैल नॉट अपॉइंट इटसेल्फ, अपने आप का काम खुद नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मैंने XYZ कंपनी को रजिस्टर टू इशू अपॉइंट किया, वापस मैं एक आईटेस कंपनी हूँ, मैं एक रजिस्टर टू इशू XYZ कंपनी को अपॉइंट करती हूँ, वो मेरा पूरा काम देखेगा, वो डिपॉजिटरी से कोऑर्डिनेट करेगा। डन। अब वो जो XYZ था वो रजिस्टर टू इशू, इसको डेट सिक्योरिटीज इशू करना है खुद को, तो क्या वो अपना काम खुद करेगा? अपने आप को अपॉइंट कर लेगा? साफ मना कर दिया कि भाई तू किसी और को देना काम अपना। नॉट अपॉइंट इटसेल्फ एज अ रजिस्टर टू इशू, यहां तक चीज क्लियर है? खुद को डेट सिक्योरिटीज इशू करना है तो अपने लिए दूसरे को अरेंज कर। कंटिन्यू। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक है, लीड मैनेजर नॉट एक्ट, लीड मैनेजर नॉट एक्ट एज अ रजिस्टर टू इशू इन विच इट हैज ऑल्सो, क्या लिखा है? पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने क्या बोला है? तीन बातें बोली, छोटे से पैराग्राफ में तीन बातें बोली। कंपनी आपको डेट सिक्योरिटीज इशू करना है, रजिस्टर टू इशू का इंतजाम करो, वो इंतजाम करेगा, वो डिपॉजिटरी से अपना कनेक्शन करेगा। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, रजिस्टर टू इशू खुद एक कंपनी है, वो इशू लेकर आना चाहती है तो वो अपना काम खुद नहीं करेगी, उसे किसी और को अपॉइंट करना है। तीसरी चीज, अगर आपका कोई लीड मैनेजर एक मर्चेंट बैंकर है जो पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, पोस्ट वोस्ट का सारा काम देख रहा है, उसको क्या नहीं बनाओ? उसको रजिस्ट्रार इशू मत बनाओ। भाई एक ही बंदा कितना काम करेगा, वो ये कह रहे। तीसरा पॉइंट फिर से रीड करियो, फिर से रीड करियो। प्रोवाइडेड फॉर दैट लीड मैनेजर नॉट एक्ट, वो रजिस्टर टू इशू नहीं बनेगा क्योंकि वो ऑल्सो क्या कर रहा है? ये सारे काम हैंडल कर रहा है। जब वो ऑलरेडी ये सारे काम हैंडल कर रहा है तो वो नहीं करेगा। याद करो, हमने पढ़ा था ICDR में, कंपनी का सबसे पहला काम मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करो, फिर मर्चेंट बैंक के साथ कंसल्ट करो, बाकी दूसरे इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करो। अब वो जब इंटरमीडियरीज अपॉइंट होगा ना, तो वो आपको दूसरे रजिस्टर टू इशू का नाम अपॉइंट करने को बोलेगा। क्लियर है? डन। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या है? क्लिक होना चाहिए हेडिंग से। क्रेडिट रेटिंग मतलब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी जो रेट देगी कि आपकी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस, उधार चुकाने की कितनी क्षमता है, वो आपको रेट में देगी। रेटिंग होते हैं AAA, AA, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे रेटिंग होते हैं। ठीक। इश्यूअर शैल ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग एटलीस्ट, एक एजेंसी तो ले लेना। लॉ बोलता है, सेबी के रेगुलेशन बोलता है एक से लो। आपकी कंपनी को इच्छा है एक से ज्यादा लेने की, अगर आपकी कंपनी ने 4 लोगों से ले लिया, लॉ क्या बोलता है? एक से लो। आपकी कंपनी बढ़ चढ़ के, नहीं भैया हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमें ज्यादा अच्छी मिल जाएगी रेटिंग, हम 4 से लेंगे। इन चारों से लिया ना तो अब चारों डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट। किसी एक ने खराब रेटिंग दी ना, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो एक से करो एटलीस्ट, विच शैल बी डिस्क्लोज इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट। यहां तक चीजें क्लियर है? नेक्स्ट, हाउएवर, और जो ये रेटिंग है क्रेडिट रेटिंग, ऑब्टेन मोर देन 1, अगर आपने एक से ज्यादा ली है, ऑल दी रेटिंग आपको शो करनी पड़ेगी। दूसरा, इंक्लूडिंग, वो भी करनी पड़ेगी जो अनएक्सेप्टेड है, मतलब बुरी रेटिंग दी आपको, वो एक्सेप्ट भी नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है आपको, शेल भी डिस्क्लोज, वो भी देना पड़ेगा। तो ज्यादा होशियार नहीं बनने का, ठीक है? एक ने अच्छी रेटिंग दे दी है, ले लो, 4 से ली, 5 से ली, 10 से ली, सब शो करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, क्योंकि अब ले लिया ना तो इन्वेस्टर को शो करो। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? आपको एक फंड बनाना पड़ेगा। आईटीएस कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक फंड बनाएगी, उस फंड में डालेगी पैसा। क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस, इश्यूअर शेल क्रिएट, इश्यूअर क्या करेगा? क्रिएट करेगा, बनाएगा। क्या? रिकवरी एक्सपेंस फंड। फंड का नाम क्या है? रिकवरी एक्सपेंस फंड। नाम से ही काम समझ में आ रहा है। ये फंड किस टाइप का होगा? रिकवर करने में जो भी खर्चा होगा, इस फंड को उसे यूज करेंगे। विद दी, कहां करेगा? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपना एक फंड ओपन कर देगा, उसमें कुछ एक पैसे रखेगा, उसमें कितना पैसा डिपॉजिट करेगा, अमाउंट, फॉर्म, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, यहाँ दे नहीं रखा है। प्रोफेशनल में पढ़ोगे कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 0.01% के कुछ रहता है। इतना पैसा उसमें डाल दो, कल को कुछ भी रिकवर करने में खर्चा जाएगा, इसी से कट होता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, इश्यू प्रपोज इशू थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, पूरे शेयर जो इशू करे वो किससे करे? ऑनलाइन सिस्टम। किसका सिस्टम यूज करते हो? किसका प्लेटफॉर्म यूज करते हो? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, चलिए। एंड डिपॉजिटरीज जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में आपको कन्वर्ट करके देता है, सारे रूल्स रेगुलेशन जो बोलेंगे कंप्लाई करो। जनरल बात बोली उन्होंने। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है? फिर से जनरल बात बोली, क्या होगा सोचो?
रेगुलेटरीज की फीस, कौन है रेगुलेटर आपका? सेबी। रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी की फीस लगेगी, जो भी काम कर रहे हो आप, दो स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज सेबी तक पहुंचा देगा। पब्लिक इशू कर रहे हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो? अगर पब्लिक इशू कर रहे हो तो इशू शेल फाइल ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज, फिर सॉफ्ट कॉपी किसको मिलेगी? सेबी को मिलेगी इसके रिकॉर्ड में, और साथ में पूरा फीस के साथ देना। जो भी ड्राफ्ट ऑफर दे रहे थे ना चेक करने के लिए, कमेंट लिखने के लिए, ये सारी चीजें फ्री में कुछ नहीं हो रहा है। जो भी फॉर्म जाएगा साथ में फीस जाएगी, बस वो ये कहना चाह रहे। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, डेजिग्नेटेड स्टॉक शेल कलेक्ट द रेगुलेटरी फीस, आपसे लेकर सेबी तक पहुंचाएगी। इन शॉर्ट कुछ नहीं, आपने स्टॉक एक्सचेंज को दिया, स्टॉक एक्सचेंज सेबी तक सारे फॉर्म सारी फीस सब पहुंचाता जाएगा। डन। कुछ लिखा नहीं हुआ वही वाले पॉइंट्स है। ये है इंपॉर्टेंट, लिखो इंपॉर्टेंट। काफी कुछ चीजें रिलेटेबल थी, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा 90% चीजें रिलेटेड थी। अब कुछ नया ठोस पढ़ोगे और इंपॉर्टेंट पढ़ोगे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? राइट टू रिकॉल। और क्या लिखा है? रिडीम। ये क्या लिखा है? मैच्योरिटी से पहले। समझो अब, मेरी कंपनी ने 2 साल के डिबेंचर इशू करे, वापस वापस वापस। मेरी कंपनी ने कितने साल के डिबेंचर इशू किए? 2 साल के। मैं 1 साल में ही, 1 साल से पहले ही क्या करे? रिडीम हो रहा है। ठीक है, या तो कंपनी बोलेगी मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मैच्योरिटी से पहले ही रिडीम कर रही हूँ, वापस वापस वापस। कंपनी क्या कह रही है? 2 साल के डिबेंचर है। कितने साल के डिबेंचर है? 2 साल के डिबेंचर है। ये जो 2 साल के डिबेंचर है, जैसे 2 साल कंप्लीट होते, मैच्योरिटी आ जाती, हम आपका पैसा आपको रिटर्न कर देते विद इंटरेस्ट। यही चलता है। ये कह रहे प्री मैच्योरिटी की बात हो रही है, प्रायर टू मैच्योरिटी। 1 साल में ही हम, 1 साल में ही हम आपका पैसा रिटर्न कर रहे। राइट है, किसके पास राइट है? किसके पास राइट है? इश्यूअर के पास राइट है। किसके पास राइट है? इश्यूअर। आईटेक्स कंपनी के पास राइट है रिकॉल। बायबैक वर्ड यूज नहीं किया है, बायबैक वर्ड यूज नहीं किया है, वो इक्विटी के लिए किया जाता है। यहाँ डेट सिक्योरिटीज के लिए रिकॉल बोला गया। हो बायबैक जैसा ही रहा है, पैसा बहुत है वापस कर रहे। राइट है कंपनी के पास रिकॉल करने का या फिर रिडीम करने का। कब? मैच्योरिटी से पहले। हेडिंग समझ में आ गई? या तो कंपनी ये राइट अपने पास रखेगी, या तो कंपनी ये राइट किसको दे देगी? डिबेंचर होल्डर्स को दे देगी, डेट सिक्योरिटी होल्डर्स को दे देगी। ऐसा बायबैक में नहीं होता था। वापस वापस वापस। हेडिंग समझ में आ गई? टाइम से पहले हम आपका पैसा रिटर्न कर रहे, ये राइट है कंपनी के पास। कंपनी या तो ये राइट अपने पास रखे, या तो ये किसको दे दे? आपको, कि आप भी चाहो तो प्री मैच्योरिटी में ही आप इसे खत्म कर सकते हो और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। या तो अपने पास रखूंगी या तो आपके पास दूंगी। यहां तक चीजें क्लियर है? इशूअर मतलब हमारी कंपनी, मेकिंग इशू, जब वो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करेगी तो उसके पास हैव राइट टू रिकॉल। उसके पास क्या है? राइट है अपने सिक्योरिटीज वापस रिकॉल करने का, मतलब बायबैक करने का, पहला ऑप्शन। और या तो कंपनी क्या करेगी? आपको दे देगी। शेल हैव राइट टू प्रोवाइड, ये राइट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। किसको दे दिया जाएगा? सारे इन्वेस्टर्स को दो। कंपनी ने साफ बोला है, कंपनी से भी बोलता है साफ, कंपनी या तो अपने पास रखो, देना है तो दे दो, लेकिन सारे इन्वेस्टर्स को देना। या फिर क्या लिखा है? कौन होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स? बताओ जरा। RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, 2 लाख तक की जिनकी मैक्सिमम एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, चलो। तो इन शॉर्ट, कंपनी या तो राइट अपने पास रखे, ये कुछ नया है, या तो ये राइट आपको दे दे। कुछ ही लोग को दूंगी क्या? नहीं, या तो सबको दूंगी, या तो बस छोटे प्लेयर्स को दूंगी, बड़ों को हटा दो। देना है तो सबको दो, 2 ही ऑप्शन है, सबको दो या तो रिटेल को दो। तुम कहोगे NII को भी देना, तो बोला सबको दो। फिर 3 होते, कौन कौन होते? RII, NII, QIB। या तो सबको दो या तो बस इनको दो, छोटे प्लेयर्स को दो, टाइम से पहले मैच्योर करने का। ठीक है, तो ये एक टाइप का राइट होता है। कंपनी या तो अपने पास संभाल के रखे, या तो कंपनी आपको दे दे। जो भी होगा ये पहले से ही याद रखना, ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। जब आपका ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है तो ऑफर डॉक्यूमेंट में ही सारी बातें लिखी होती है। क्या क्या लिखी रहती है? कि आपके 2 साल का है, इतना % हम डिविडेंड देंगे, इतने साल में आपकी मैच्योरिटी होगी। अगर आप प्री मैच्योर कर रहे हो तो प्री मैच्योर करने की टर्म्स एंड कंडीशन ये होगी, मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको क्या बोल रहा है? ये पूरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है? आओ इसको मैंने पूरा शॉर्ट में कर रखा है। पहला पॉइंट, ईश्वर हैज राइट टू रिकॉल। क्या रिकॉल करना? रिडीम डेट सिक्योरिटी बिफोर देयर मैच्योरिटी डेट। पूरा पैराग्राफ को मैंने पार्ट में डिवाइड किया। पहला पॉइंट क्या बोलता है? ईश्वर के पास राइट है समय से पहले रिकॉल करने का। दूसरा, राइट मस्ट बी इन लाइन विद द टर्म्स
सेट आउट व्हेन द सिक्योरिटीज वर इशूड। ये राइट्स हमने पहले से ही आपको बता के रखे थे। किस में बता के रखे थे? ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले बताए थे। पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा, इश्यूअर मस्ट प्रोवाइड डिटेल डिस्क्लोजर। ऑफर डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए कि कैसे एक्सरसाइज करोगे, क्या क्या रहेगा। ऑफर डॉक्यूमेंट मस्ट स्टेट, ऑफर डॉक्यूमेंट में डेट लिखी होनी चाहिए। ये रिकॉल या रिडम्पशन कर रहे हो, ये कब एक्सरसाइज करने आओगे वापस। ऑफर डॉक्यूमेंट में डेज बताने होने चाहिए कि ये जो ऑफर रहेगा ये कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। जो एक्सरसाइज पीरियड का जो ड्यूरेशन होगा वो याद रखना 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। टर्म्स मस्ट बी इंक्लूड, जब भी आप ऑफर डॉक्यूमेंट पूरी डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन दोगे तो उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए। रिडम्पशन का अमाउंट कितना होगा बताओ, प्रीमियम में होगा, डिस्काउंट में होगा, ये सब आपने पहले दिया। वापस हम पढ़ क्या रहे, टाइम से पहले रिडीम हो सकते हैं, टाइम से पहले रिडीम करना है। इन्होंने कहा कि क्या क्या है। पहली बात, टाइम से पहले रिडीम हो सकता है, कंपनी के पास राइट है। दूसरी बात, ये बात आपको पहले से हमने बता रखी थी। तीसरी बात, डिटेल डॉक्यूमेंट का डिस्क्लोजर चाहिए हमें। चौथी बात, आप बताओगे डेट फ्रॉम विच रिकॉल रिडम्पशन राइट कैन बी एक्सरसाइज, कब से एक्सरसाइज होगा। और एक्सरसाइज करेंगे, जो विंडो ओपन होगी ना, मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन होनी चाहिए? 3 दिन मिनिमम। फिर क्या बोल रखा है, टर्म्स एंड कंडीशन हमें डिटेल चाहिए। उसमें डिटेल में हमें क्या क्या चाहिए, आप ये भी बताओगे कि कितना रिडीम होगा, प्रीमियम में होगा, डिस्काउंट मिलेगा, क्या होगा, ये सारी डिटेलिंग बताओ। अगर ये समझ में आ गया, ये पैराग्राफ रीड करो अभी के अभी और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। सब रीड करो जल्दी से अभी। बस मैंने सिंपल वर्जन किया, ठीक है। इश्यूअर इन्वेस्टर, कौन है इश्यूअर? कंपनी जो इश्यू करी है। इन्वेस्टर कौन? जिसने इसको खरीदा था, ठीक है। में एक्सरसाइज सच राइट, राइट है, एक्सरसाइज कर सकते, बस ये लिखा है। पार्शियल एक्सरसाइज, मान लो वो कह रहे हैं आधा एक्सरसाइज करेंगे, पूरा नहीं। तो आधा कैसे एक्सरसाइज करेंगे? उन्होंने कहा प्रोपोर्शनेट बेसिस। प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब कि अगर आपके पास 10,000 है, मैंने कहा 50% होगा, तो 10,000 का 5,000 होगा। किसी के पास 12,000 है तो कितना होगा? 6,000 होगा। किसी के पास 1,00,000 है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस कितना होगा? 50। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में आधा पार्शियल एक्सरसाइज हो सकता है। नो सच राइट एक्सरसाइजेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। मैंने कहा था मेरा डिबेंचर कितने का है? 2 साल का है। मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, कब करना है? 1 साल। क्या मैं इसे 6 महीने में कर सकती हूँ? नहीं, मिनिमम 1 साल तो रखो अपने पास। आपने मार्केट से जो पैसा उठाया कम से कम 1 साल तो रखो, 1 साल के बाद रिडीम करो, ठीक। तो कम से कम 1 साल तो आप रखोगे, 1 साल से पहले रिडीम नहीं हो सकता। प्री मैच्योरिटी कभी भी 1 साल से कम की नहीं होगी। मेरा 5 साल का है, 5 साल का है, 6 महीने में कर सकती हूँ, कम से कम 1 साल तो रखना पड़ेगा, तब आप प्री मैच्योरिटी में रिडीम करोगे, ठीक है। जब भी करोगे तो ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोटिस देने की। किसको नोटिस देने की? सारे उन होल्डर्स को। कितने दिन पहले? 21 डेज पहले, बिफोर द डेट फ्रॉम द राइट टू एक्सरसाइज। जब भी एक्सरसाइज करने वाले वहां से 21 दिन पहले का दे दो नोटिस, बता दो कि भाई हम ये करने वाले हो। नोटिस टू दी एलिजिबल होल्डर्स फॉलोइंग मैनर। कैसे दोगे? उन्होंने कहा सॉफ्ट फॉर्म में दे दो, हार्ड फॉर्म में दे दो। अगर ईमेल एड्रेसेस हैं तो उनको ईमेल करके सॉफ्ट फॉर्म में दे दो। क्या फॉर्म दे दो? नोटिस दे दो। नोटिस में क्या लिखा होगा कि हम ये करने का सोच रहे, इंटरेस्ट है तो बताओ। ईमेल एड्रेस है तो एलिजिबल शेयरहोल्डर को ईमेल में दे दो। ईमेल एड्रेस नहीं है तो भैया उसके घर के एड्रेस में दे दो। है ही नहीं, कहां तक नहीं है? ये है पार्शियल वाला है, ये पॉइंट नहीं है। ये है साइमल्टेनियस वाला, ये है आफ्टर कंप्लीशन, ये है, ठीक है। अब देखो जो नहीं है उसमें भी चिल्लरी बात लिखी है। सॉफ्ट फॉर्म में ईमेल में देना है, हार्ड फॉर्म में अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो घर के एड्रेस पे पहुंचा दो। साइमल्टेनियसली ये कॉपी किसको दे दो? स्टॉक एक्सचेंज भी देख ले भैया आप क्या पहुंचा रहे हो, खत्म। इंटरेस्ट वाली बात लिखी है, अगर डिले हो गया देने में, आपने कहा देंगे देंगे, डिले हो गया, लिखा है ना पूरा, सारी चीजें लिखी है पैराग्राफ फॉर्म में। 15% वाली बात लिखी है ना, ठीक है चलेगा। ईमेल एड्रेस वाली बात भी वैसे चिल रही है। 15%, हाँ न्यूज़पेपर वाली बात इन्होंने इसमें खा गई, जबकि न्यूज़पेपर वाली बात है, न्यूज़पेपर वाली बात है क्योंकि मुझे मेन रेगुलेशन पता है, इन लोग न्यूज़पेपर वाला खा गए, ठीक है। 15% अगर डिले होता है तो पर एनम इंटरेस्ट लगेगा, ये है ना, ये समझो। अब क्या लिखा है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सच राइट,
इशूअर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा स्टॉक इशू हाँ कंप्लीट हो गया है, इन्फॉर्म करेगा किसको, डिबेंचर ट्रस्टी को, उसको भी बताते रहो भाई काम सब सही से चल रहा, नहीं तो वो हल्ला मचाएगा बीच में आकर। इन्फॉर्म करो किसको, डिपॉजिटरीज को, क्या करने के लिए, एक्सटिंग्विश करो, बाय बाय की हो रहा है ना, लेकिन बाय बैक वर्ड यूज नहीं करना है, रिकॉल। और ये राइट कंपनी के पास भी है और कंपनी दे भी सकती है। ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले लिखा होगा कि ये राइट हमारे पास है, या फिर लिखा होगा ये राइट हम आपको दे रहे, जो होगा पहले डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, पक्का। अब चिल्लर क्वेश्चंस बस पढ़ने हैं, ये चिल्लर चिल्लर टॉपिक्स हैवी यही था बस, बाकी सब चिल्लर था, चिल्लर चिल्लर मैं भी रोक दूंगी मत टेंशन लो। क्या लिखा है ये, क्या होता है डीआरआर अकाउंट, चलो ठीक है इतनी डिटेलिंग उन्होंने बोल दिया भाई कंपनीज एक्ट फॉलो करो। रुको इधर समझो आप, मेरी कंपनी 5 साल का डिबेंचर इशू कर रही है, 400 करोड़ लोन लिया था, 400 करोड़ 5 साल बाद तुरंत देना पड़ेगा, एक बार में बर्डन आ जाएगा। तो इन्होंने कहा भाई एक बार में बर्डन मत लो, एक बार में बर्डन मत लो, एक काम करो पहले आप क्या बनाओ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाओ या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाओ, थोड़ा 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 कर कर उसमें पैसे डालो, 20-20 डालो, लेकिन इतनी डिटेलिंग नहीं बताई है। हाँ लेकिन तुम लोगों ने कहीं और पढ़ रखा है, क्रिएट ये अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डालते रहना पैसा। क्या लिखा है ये, इससे पहले सुना है, इंटरनेशनल, वेरी गुड, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है, सिक्योरिटी का एक नंबर अलॉट किया जाता है ताकि इंटरनेशनली क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। आ जाओ वापस से, क्या पढ़ रहे हैं, ISIN फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक नंबर सारी सिक्योरिटीज को अलॉट किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉलेज में जब एडमिशन लिया होगा तो एनरोलमेंट नंबर मिला होगा, ICSI में जब एनरोल किया होगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो हर कोई ना एक नंबर अलॉट करता है ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो सिक्योरिटीज का भी एक नंबर होता है। इश्यूअर इशू करता है नॉन सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को भी ये नंबर शेल कंप्लाई, लेकिन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करोगे तब ये नंबर आपको भी अलॉट हो जाएगा। सेबी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बोलती है टाइम टाइम आपको उसे बस कंप्लाई करते जाना। पहला पैराग्राफ क्लियर है। इनकेस कोई भी डिफॉल्ट किया कंपनी ने, एमडी ने कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया तो इन्होंने बस बोल दिया इसे कैलकुलेट किया जाएगा। रिकरेंट का प्रॉपर अगर डिक्शनरी मीनिंग बोलूं तो कैलकुलेट, इधर मैं बोलूं तो कंसीडर किया जाएगा। कुछ भी अगर आपने डिफॉल्ट किया है ये सब पता लगा लिया जाएगा इस नंबर से। नॉटविथस्टैंडिंग द डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बीइंग इशूड अंडर डिफरेंट ऑफर डॉक्यूमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफर डॉक्यूमेंट से कुछ भी ऑफर लाए थे और ये सिक्योरिटीज इशू किया था, डिफॉल्ट आपको देख लिया जाएगा और इसे कंसीडर भी किया जाएगा। क्लियर है, चलो फ्रेश टॉपिक क्या लिखा है, ट्रस्ट डीड एक डीड है, सिंपल बोलो तो एक अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बिटवीन में होता है। मैं आईटेक्स कंपनी इशूअर हूं, मैं डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करूंगी अपनी कंपनी में, तो अग्रीमेंट किस किस के बीच में हो रहा है, कंपनी के बीच में और ट्रस्टी के बीच में। तो व्हाट डू मीन बाय ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड एक डीड है बिटवीन कंपनी एंड इशूअर एंड डिबेंचर ट्रस्टी। इशूअर डिबेंचर ट्रस्टी शेल एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड, उस ट्रस्ट डीड में सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। सेबी ने जो भी बोल रखा है, इशूअर अगर फेल हो गया, क्या फेल हो गया, एग्जीक्यूट, उसने ट्रस्ट डीड नहीं बनाई। इशूअर शेल आल्सो पे इंटरेस्ट, ट्रस्ट डीड नहीं बनाई मतलब कि उसने क्या नहीं किया, अपॉइंट कर लिया या फिर उसके साथ डीड अग्रीमेंट साइन नहीं किया, या तो उसने डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट ही नहीं किया। इनकेस वो अगर फेल हो गया ट्रस्ट डीड बनाने में, पहली बात कंपलसरी है बनाना, दूसरी बात फेल हो गया नहीं बना पाए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना, 2% पर एनम ओवर एंड अबव दी अग्रीड कूपन रेट। व्हाट डू मीन बाय कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, जहां कहीं भी कूपन रेट आएगा इसका मतलब इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल डिबेंचर, फॉर एग्जांपल डिबेंचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%। ठीक है, 10% कूपन रेट है, पेनल्टी लगा रहे हैं, जितना भी आपका अग्रीड कूपन रेट होगा उसके ओवर एंड अबव 2% हम और लगा देंगे, मतलब टोटल आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12। वापस कंपनी ने बोला था 10% हम डिबेंचर होल्डर को देंगे, इंटरेस्ट देंगे, लेकिन क्योंकि मैंने ट्रस्ट डीड नहीं बनाई तो मुझे 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओवर एंड अबव जो भी है, मतलब मुझे 12% का फाइन लग रहा है, 12% का क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट से मुझे चुकाना पड़ेगा। उसी साल की लेट नहीं किया। अगर मैंने डिबेंचर इशू किया ना तो मुझे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, नहीं किया ना
क्या बोला था आपने, 10% देने का ना, 12% से आपको देना पड़ेगा। हाँ, उसी साल फिर आप कर लो उसको, अपॉइंट कर लो। अगर अपॉइंट नहीं करोगे तो तब तक आपको देते रहना पड़ेगा। हाँ, रीड कर रही हूँ, आ जाओ। वेयर द इश्यूर इज फेल, इश्यूर कौन, कंपनी, फेल टू एग्जीक्यूट द ट्रस्ट डीड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। हमने एक टाइम ड्यूरेशन बोला था, जब भी लेगा उससे कुछ दिनों बाद आपको ये अपॉइंट कर लेना चाहिए। ठीक है। द इश्यूर शैल ऑल्सो पे इंटरेस्ट, अगर फेल हो गया तो उससे ऑल्सो पे इंटरेस्ट, बाकी के तो प्रोविजन जो बोलते हैं पेनल्टी लगती है वो तो लगेगी, प्लस आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना, एटलीस्ट 2% पर एनम और सच अदर रेट, जो भी बताएगा 2% या अदर रेट जो भी बताया जाएगा, जो भी सेबी स्पेसिफाइड करेगी होल्डर ऑफ द डेट सिक्योरिटी ओवर एंड अबव द अग्रीड कूपन रेट। क्या ये बात समझ में आई? तो 2% ओवर एंड अबव जो भी अग्रीड था टिल द एग्जीक्यूशन, जब तक आप ट्रस्ट डीड नहीं बनाते तब तक आपको ये इंटरेस्ट रेट से पेमेंट करनी पड़ जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 71 हुआ करता था जो डिबेंचर की बात करता है। पूरा का पूरा डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के टाइप, फलाना ढिकलाना, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। इन्होंने कहा इतनी चीजें नहीं भैया, कंपनीज एक्ट देख लो। ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती है, ये आपको कंपनीज एक्ट बोलता है। ट्रस्ट डीड के दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जनरल होता है, बी पार्ट स्पेसिफिक होता है। वापस, जब आप ट्रस्ट डीड बनाओगे, ट्रस्ट डीड बनाना प्रोफेशनल में सीखोगे, ड्राफ्टिंग आपका एक सब्जेक्ट होता है, प्रॉपर डीड्स बनाना सीखोगे। ठीक है। अभी उन्होंने बस ओवरव्यू दे रखा है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। पहले पार्ट में क्या होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग स्टैट्यूटरी और स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मतलब जो सबको देनी है। क्या देनी होगी, नाम बताओ, आप अपने ट्रस्ट कंपनी का नाम बताओ, ट्रस्टी का नाम बताओ, ट्रस्ट डीड में नाम बताओगे, काम बताओ, बेसिक चीजें बताओ, मतलब एक जनरल बातें बताओ। फिर आपको एक स्पेसिफिक बतानी पड़ेगी डेट इश्यू से रिलेटेड। आपकी डेट सिक्योरिटीज कौन सी है, डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में बहुत सारे आते हैं, डिबेंचर बॉन्ड सब आ जाते हैं, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, कितना इंटरेस्ट दोगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक दो बस पार्ट है इसके, और कुछ नहीं, और कुछ उन्होंने बताया नहीं है। जब ट्रस्ट डीड बनाओगे ना, ये बातें नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगाना है इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट डीड बनाते वक्त ये क्लॉज नहीं होना चाहिए। क्लॉज मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर है तो आपका ट्रस्ट डीड सही नहीं है, खराब है। आ जाओ, सबसे पहली बात, डिबेंचर ट्रस्टी और इश्यूअर, अग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है, डिबेंचर ट्रस्टी और इश्यूअर के बीच में। ये कह रहे भाई तुम बहुत चालाक मत बनो, आप ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखोगे जिससे आप क्या कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो। लिमिट मतलब कम कर रहे हो, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म कर रहे हो। क्या कम और खत्म कर रहे हैं, ऑब्लिगेशंस। किसकी ऑब्लिगेशन, डिबेंचर ट्रस्टी की, कंपनी की। आप अपने डीड में ऐसा कोई क्लॉज नहीं डालोगे, ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालोगे जिसमें आप अपनी ऑब्लिगेशंस को कम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो। ये तो गलत बात है। ना ही खुद की इश्यूर ना ही खुद का करेगा और ना ही डिबेंचर ट्रस्टी का, ऐसा कोई क्लॉज नहीं डालेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा बात, एक्ट में लिखी हुई जो भी प्रोविजन, रेगुलेशन, सर्कुलर, गाइडलाइन जो भी सभी इशू करता रहता है, इसे लिमिट नहीं करोगे, इसे रिस्ट्रिक्ट करोगे नहीं, इसे वेव नहीं करोगे। एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी है, आप अग्रीमेंट में ये नहीं लिखोगे कि भाई एक्ट की ये वाली बात हम पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने में रूल्स रेगुलेशन कम लगा रहे हो। आप अपने अग्रीमेंट में ऐसी कोई गलत बात नहीं लिखोगे जिससे आप अपने ऊपर अपने कंप्लाइंसेस कम कर रहे हो। सेकंड पॉइंट समझ में आया। तीसरी बात, इंडेमनीफाइंग, इंडेमनिटी का मतलब बताओ जरा, और बहुत क्लोज आ गई हो, और एग्जैक्ट वर्ड, हाँ, कंपनसेशन। वेरी 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 गुड। इंडेमनीफाइंग मतलब कंपनसेट करना। आप अपने अग्रीमेंट में डिबेंचर ट्रस्टी और ईश्वर को, डिबेंचर ट्रस्टी और ईश्वर नालायक थे, उन्होंने कुछ लॉस किया, कुछ डैमेज किया अपनी नेग्लिजेंसी के चक्कर में, तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में उनको कंपनसेट करने वाली बात मत लिखना कि अगर इनसे कोई गलती होगी तो उनको ये पैसा दे दिया जाएगा। क्यों पैसा दिया जाएगा, गलती उनकी है, नेग्लिजिबल है वो। बात समझ में आ रही है। वापस, आपको ट्रस्ट डीड बनाना है। ट्रस्ट डीड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है जनरल पार्ट, एक होता है स्पेसिफिक पार्ट। ट्रस्ट डीड में ये तीन बातें नहीं होनी चाहिए। पहली बात क्या, ऑब्लिगेशंस को खत्म या लिमिट नहीं करना है। लॉ, रूल्स, रेगुलेशन जो भी है उसको खत्म, उसको कम, उसको वेव नहीं करना है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, इनकी गलती को कंपनसेट नहीं करना है। ना कंपनी अपनी गलती को कंपनसेट करेगी और ना ही डिबेंचर ट्रस्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए, ट्रस्ट डीड शेल कंटेन, ट्रस्ट डीड में ये बात लिखी होनी चाहिए। ऊपर था कि ये बात नहीं होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट डीड पूरी डिटेलिंग बताएगा, बैंक्स डिटेल बताएगा, किस बैंक में पैसा रखा है जिससे वो इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं, जिससे वो रिडम्पशन, एक याद है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है, कहाँ पे रखा है भैया, कौन सा अकाउंट है, बैंक का नाम बताओ, डिटेलिंग बताओ।
तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में ये बतानी पड़ेगी। इश्यूअर बैंक्स डिटेल देनी पड़ेगी फ्रॉम द प्रपोज टू पे इंटरेस्ट या फिर रिडम्पशन अमाउंट किससे वो देने वाला है, ये बातें बता दो। ट्रस्ट डीड ऑल्सो कंटेन द अदर पर्टिकुलर, जो भी सभी बोलेगा। समझ में आया? ट्रस्ट डीड खत्म। वापस फ्रेश टॉपिक। ट्रस्ट डीड एक डीड होता है, एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन इश्यूअर एंड डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी से अगर ये ट्रस्ट डीड नहीं करता है तो उसे ओवर एंड अबव जो भी अग्रीड कूपन है, हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग होगा, कोई 6%, कोई 7%, कोई 8%, जो भी होगा उसको 2% ऊपर लगाकर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तब तक जब तक आप क्या ना कर लो, डीड बना ना लो। ठीक है? फिर हमने क्या पढ़ा? 2 पार्ट, ए पार्ट जनरल, बी पार्ट स्पेसिफिक। ये बातें नहीं होनी चाहिए। 3 बातें, ऑब्लिगेशंस कम नहीं करनी है, एक्ट के प्रोविजंस कम नहीं कंप्लाई करने हैं, तीसरा कंपनसेशन नहीं देने वाली बात लिखनी है ना, ऐसे नहीं कि कंपनसेशन दे दोगे, ये नहीं होना चाहिए। बैंक की डिटेल्स बताओ, जिस बैंक से इंटरेस्ट चुकाओगे, जिस बैंक से आप क्या करने वाले हो, रिडम्पशन का पेमेंट देने वाले, सारी डिटेल बताओ, प्लस सेबी जो बोलेगा ना वो सब दे देना। क्लियर है? आओ, चिल्लर हेडिंग क्या लिखा है, किससे करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ जाकर अग्रीमेंट करो, खत्म। कंटिन्यू लिस्टिंग, लिस्टिंग अग्रीमेंट किया ना तो उसमें लिखा था कि भैया महीने में ये रिपोर्टिंग करना, हफ्ते में ये करना, क्वार्टरली में ये करना। अगर आप चाहते हो लगातार कंटिन्यू लिस्टिंग होने में तो आपको सारे कंप्लायंसेस करने पड़े। ऑल दी इश्यूअर नॉन कंटिन्यू सिक्योरिटी के कंप्लायंस करते रहेंगे तो वो कंटिन्यू लिस्ट रहेंगे, अदरवाइज वो डी लिस्ट हो जाएंगे। क्लियर? ट्रेडिंग भी करनी है आपको। ट्रेडिंग करना मतलब क्या? खरीदना बेचना, शेयर्स डिबेंचर्स मैंने आपको दे दिए, इसकी ट्रेडिंग होनी है। ट्रेड इन अ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी सेटल, इन्होंने कहा सेटल होगा किसके थ्रू? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। याद है T+2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था? तो भैया ये भी बोल रहा है, ये भी तो सिक्योरिटीज ही है ना, मार्केट में लिस्ट है, इसका भी सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही करता है। ठीक है? जो भी ट्रेड होगा ओवर द काउंटर, समझो, अब एक होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक होता है ओवर द काउंटर। सिंपल सेंस में बोलो तो फिजिकल होता है। जो भी लोग फिजिकल करना चाहते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आ जाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये काम अपने सामने करवाएगा, जिसे हम बोलते हैं ओवर द काउंटर। वापस, जहां कहीं भी ओवर काउंटर आएगा, ओवर द काउंटर। एक है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, मैं यहीं बैठकर अपने कंप्यूटर सिस्टम से ऑनलाइन खरीदना बेचना करूंगी, ये समझ में आ गया? दूसरा क्या है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगी, फिजिकली उनके आंखों के सामने करूंगी मैं, ओवर द काउंटर फिजिकल फॉर्म। अगर आपको ट्रेडिंग क्या करनी है? ओवर द काउंटर करनी है, तो इसकी रिपोर्टिंग आपको देना पड़ेगा। एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, उनके थ्रू या एनी अदर प्लेटफॉर्म। इन शॉर्ट, फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो, बस रिपोर्टिंग कर दो कि हाँ हमने ये सारे काम किए। चल क्या रहा है? टॉपिक बताओ। ट्रेडिंग हो रही है, या तो इलेक्ट्रॉनिक करो, सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होगा, या तो फिजिकल करो। फिजिकल होगा तो रिपोर्टिंग बता देना, रिपोर्टिंग जो भी लॉ बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग बता देना। क्लियर है? नेक्स्ट, सेबी में स्पेसिफाई कंडीशन। उन्होंने कहा भैया सेबी बताएगी क्या कंडीशन होगी रिपोर्टिंग की। यहाँ डिटेलिंग नहीं है, प्रोफेशनल में पूरी डिटेलिंग दे रखी है रिपोर्टिंग की कि कब कहाँ कैसे देना है, कुछ नहीं, उसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ही बना दिया रिपोर्ट करने का। ठीक? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन केस डिफॉल्ट इन द पेमेंट। आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किस में डिफॉल्ट किया? इंटरेस्ट पेमेंट में। या फिर किस में डिफॉल्ट किया? रिडम्पशन, मैच्योरिटी आ गई थी, आपने पेमेंट नहीं किया, आपने उनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाया, आपने उनका इंटरेस्ट नहीं चुकाया, आपकी कंपनी डिफॉल्टर है, डिफॉल्टिंग कंपनी है। अब ये डिफॉल्टिंग कंपनी ना बहुत खुशी खुशी क्या दे रही है? अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का सोच रही है। साफ साफ बोल दिया, अगर इश्यूअर डिफॉल्टर है इंटरेस्ट में, रिडम्पशन में, या फिर डिफॉल्टर है किसमें? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था इस डिबेंचर के लिए आपको ये सिक्योरिटी गिरवी रखनी थी, आपने नहीं किया, या फिर प्रिंसिपल इन सब में आपने नहीं किया, तो इस टाइप के अगर आप डिफॉल्ट करोगे और डिफॉल्ट किया तो ठीक है, डिविडेंड देने का सोचोगे ना तो आपसे पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी से बिना पूछे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। आईटेक्स कंपनी डिबेंचर डिविडेंड देना चाहती है। वापस, आईटेक्स कंपनी क्या देना चाहती है? डिविडेंड। जब वो डिविडेंड देना चाहती है और अगर हमें पता है आईटेक्स कंपनी ने क्या कर रखा है, इनमें डिफॉल्ट कर रखा है, तो पहले डिबेंचर ट्रस्टी सामने आएगा, उसकी परमिशन लगेगी, तब जाके डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड बांट मतलब पैसा है, जब पैसा है तो इनका पैसा चुकाओ ना। बात समझ में आ रही है? चलिए, चिल्लर हेडिंग किसकी ऑब्लिगेशन? इश्यूअर की। नेक्स्ट हेडिंग किसकी ऑब्लिगेशन? समझो आप, इश्यूअर की ऑब्लिगेशन मतलब कंपनी की ऑब्लिगेशन। क्या ऑब्लिगेशन है? सारी चीजें क्या होनी चाहिए? एप्लीकेंट में जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है सब सही इंफॉर्मेशन देना। आप ऐसा कोई डिवाइस
ऐसी कोई स्कीम, कोई भी ऐसा एक्ट्रीफाइस मतलब कुछ भी डिवाइस नहीं लगाओगे जिससे आप क्या करने का प्लान कर रहे हो, डिफ्रॉड। ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजें सही देना है, ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी डिफ्रॉड नहीं करना है जब भी ये डेट सिक्योरिटीज आप लेकर आओगे। ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कोर, फुल फॉर्म बताओ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंप्लेंट रिडेस सिस्टम डेवलप कर लो, ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टर है कंप्लेंट करना चाहते हैं तो स्कोर प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सके। अगर पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो, इश्यूर प्रोवाइड सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन किसको दे दे, मर्चेंट बैंकर को, क्योंकि मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार कर कर पहुंचाएगा स्टॉक एक्सचेंज तक कि हाँ सारे कंप्लायंसेस हो गए। जनरल बात है, इश्यूर शैल एंश्योर सिक्योर डेट सिक्योरिटीज है ना, तो 100% सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर मेरी कंपनी 100 करोड़ का इशू लेकर आ रही है तो 100 करोड़ की सिक्योरिटी गिरवी होनी चाहिए। ये किसको देखना है, ये किसको देखना है बच्चा, मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब मर्चेंट बैंकर के सारे काम, सॉरी इश्यूअर के सारे काम मर्चेंट बैंकर, इन्होंने क्या बोला है, इश्यूअर को देखना है गिरवी हो जाए, लेकिन एक्चुअल में ये फर्म अरेंजमेंट का इंतजाम कौन करके देखेगा, मर्चेंट बैंकर ही करता है। यहाँ लिखा है इश्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% सिक्योर्ड होना चाहिए। 100 करोड़ का इश्यू लेकर आई हूं तो 100 करोड़ की सिक्योरिटी गिरवी होनी चाहिए। इनकेस सफिशिएंट टू डिस्चार्ज, अगर इनकेस कुछ भी कम होता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में भी सारी बातें लिखी रहती है, तो बच्चा बीच में ना डिबेंचर ट्रस्टी भी आएगा। होता क्या है, मार्केट में वैल्यू कम हो गई, हो सकता है ऐसे, मैंने ये बिल्डिंग गिरवी रखी थी, मार्केट में इस बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, तो डिबेंचर ट्रस्टी बीच में आकर हल्ला मचा देता है कि डिबेंचर होल्डर जो चीजें गिरवी रखी थी सिक्योर थी उसकी वैल्यू कम हो गई, आओ मीटिंग करे कुछ एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानियां हैं, लंबा डिटेल इतना नहीं है। ट्रस्टी कौन है, डिबेंचर ट्रस्टी, वैसे आई क्या, डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा, होल्डर ऑफ द डेट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग क्या, राइट टू अपॉइंट, याद है एक नॉमिनी डायरेक्टर उसने अपॉइंट किया था, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया था, और वो नॉमिनी डायरेक्टर किसी और कंपनी में क्या था, विलफुल डिफॉल्टर था, एलिजिबल है कि नहीं कंपनी, एक्सेप्शन ही तो बता रही हूँ एलिजिबल ही तो है, यही तो पढ़ा था बने एक्सेप्शन में। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन क्रिएशन ऑफ द सिक्योरिटी, ये वाली जो बात मैंने आपको बताई थी। डिबेंचर ट्रस्टी मॉनिटर करेगा, क्या क्या मॉनिटर करेगा, सिक्योरिटी 100% कवर है कि नहीं, कुछ कम होगा तो हल्ला मचा देगा, सारे डिबेंचर होल्डर को इकट्ठा कर लेगा, मीटिंग बुलवा लेगा। क्लियर है बच्चों, पक्का, कितना बचा है भाई अब, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ये तो पढ़ा ही सकती, इसके बाद छोड़ोगे, रिपीट है छोड़ दूंगी, पढ़ो। पब्लिक इशू लिस्टिंग, पब्लिक इशू और लिस्टिंग ध्यान दो, डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंडीशन फॉर इशू, सब रिपीटेटिव बातें, आ जाओ क्या लिखा है। अगर आपको पब्लिक इशू लाने तो कुछ कंडीशन, पहली कंडीशन क्या लिखा है, किसे अपॉइंट करना है, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करो। पब्लिक इशू लाने तो पब्लिक को क्या दे रहे हो, इक्विटी दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, डेट दे रहे हो। ऊपर उन्होंने साफ बोला है डेट सिक्योरिटीज दे रहे, या तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक को ये दे रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है। अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर है तो किसी एक को क्या बना दो, लीड। क्लियर है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। ओनली वन लीड मैनेजर इज नॉट एसोसिएटेड, हम हमेशा पढ़ते हैं मर्चेंट बैंकर ऐसा अपॉइंट हो जो कंपनी से एसोसिएटेड ना हो। हमें मर्चेंट बैंकर एकदम इंडिपेंडेंट फेयर बंदा चाहिए, अगर वो इश्यूअर से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, तो उसके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। बात समझ में आई, तो कम से कम एक मर्चेंट बैंकर तो ऐसा हो जो एसोसिएटेड ना हो, बाकी एसोसिएट है चल जाएगा। ये बात समझ में आई, वापस, where only one lead manager shall be not associate with the issuer as provided, उन्होंने कहा जो भी रेगुलेशंस में बता के रखा है। यहां से कंटिन्यू, इन केस लीड मैनेजर मान लो एसोसिएटेड है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, मान लो अगर कोई लीड मैनेजर एसोसिएटेड है तो एक काम करो, डिस्क्लोज कर दो। क्या डिस्क्लोज कर दो, कि ये मर्चेंट बैंकर एसोसिएटेड है। अब जैसे ही आपने डिस्क्लोज किया ये मर्चेंट बैंकर क्या एसोसिएटेड है, उसका काम क्या हो जाएगा, रोल क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, कुछ काम उसे नहीं करने दिए जाएंगे। जैसे कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगा,
इसके लिए दूसरे मर्चेंट बैंकर का जुगाड़ करो। इससे अच्छा एक इंडिपेंडेंट ले आते, लेकिन इसी से करवाना है, लेकिन ये कनेक्टेड है, तो फिर डिस्क्लोज कर दो। और ये ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट ये वाला तो नहीं करेगा, दूसरा जुगाड़ करो। फिर उन्होंने यहाँ पे ये बोला है प्रोवाइडेड फर्दर दैट मोर देन वन लीड मैनेजर, एक से ज्यादा है, सेम रिपीट बात, एटलीस्ट एक लीड मैनेजर हो जो बस एसोसिएटेड हो। मान लो 4 मर्चेंट बैंकर है, एक अगर नहीं एसोसिएट ना तो भी काम चल जाएगा, बाकी एसोसिएटेड है, एक बच्चा, चल जाएगा काम, ठीक है। सभी इन लोगों ने बोल रखा है कि भैया जो भी है डिस्क्लोज कर दो, डिस्क्लोज करने के बाद इसकी पावर भी कम हो जाएगी, इसके काम भी कम हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजों में हम उसे काम करने नहीं देंगे जिसमें हमें उसकी इंडिपेंडेंसी चाहिए थी। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, इश्यूअर नॉट मेक पब्लिक इशू, इश्यूअर पब्लिक इशू कर रहा है और इन सिक्योरिटीज को जनता को दे रहा है, इश्यूअर को टोटली मना कर दिया, तुम पब्लिक इशू नहीं लाओगे। अगर इस इशू का जो पैसा है आप यूज करने वाले हो किस पर्पस के लिए, लोन देने के लिए, वापस आईटेस कंपनी ने डेट सिक्योरिटीज इशू करी, सिक्योरिटीज दी, पैसा लिया, इस पैसे को कहां यूज कर रही हूं, किसी को लोन देने के लिए नहीं अलाउड, किसी और पर्पस के लिए आप कर सकते हो। क्या कर रही हूं मैं, खरीद रही हूं शेयर्स इन पैसे से, किसके शेयर्स खरीद रही हूं, किसके शेयर्स खरीद रही हूं, एनी एंटिटी हु इज अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। वापस 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 इंपॉर्टेंट, मैं अगर डेट सिक्योरिटीज इशू कर रही हूं तो उसका पैसा यहां यूज नहीं होना चाहिए। अगर मैं इन पर्पस के लिए यूज करूंगी तो मुझे अलाउड नहीं है पब्लिक इशू लाना। किन किन पर्पस के लिए यूज करना अलाउड नहीं है, लोन के लिए, दूसरा अपनी प्रमोटर कंपनीज की शेयर्स या फिर इनके ग्रुप ऑफ कंपनी से शेयर्स एक्वायर करने के लिए। बात समझ में आ रही है पक्का। लेकिन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एक कंपनी होती है जो फाइनेंस की फैसिलिटी देती है जो बैंक नहीं होती। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऊपर जो कंडीशन पड़ी ना इन पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये एनबीएफसी डेट सिक्योरिटीज लेके आ रहा है तो वो लोन दे सकता है, वो ग्रुप कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, लोन ही लेने देने का है, तो इनको छूट है। इन शॉर्ट नॉर्मल कंपनी लोन देने के लिए नहीं इशू करेगी, अपनी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए नहीं करेगी, लेकिन इन तीनों को अलाउड है, इन पे रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया। वापस कोई रिविजन, हम पढ़ रहे हैं पब्लिक इशू की कंडीशन, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो, एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, अगर एसोसिएटेड है तो डिस्क्लोज कर दो, डिस्क्लोज करने के बाद आप क्या हो जाओगे, आपके कामों को थोड़ा कम करेंगे, आपको ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना अलाउड नहीं है, कम से कम एक तो ऐसा लीड मैनेजर जो एसोसिएटेड ना हो। फिर उन्होंने बोला इशू लेकर आओगे तो इन पर्पस के लिए नहीं, कौन कौन सा लोन और पार्ट ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप, इनकी बात हो रही है, लेकिन इन 3 लोगों को छूट है, ये लोग इन पर्पस के लिए यूज कर सकते। आज की सभा समाप्त। समझ में आ गया।